Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today we will discuss about geometrical representation of ASK. In previous lecture, we already discussed how we can generate ASK signal, how we can demodulate ASK signal. ठीक, जब हम ASK सिग्नल जनरेट कर लेंगे, जब हम लोग ASK सिग्नल को रिसीवर में डीमॉडुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर हमें इस ASK सिग्नल को स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो वो कैसे किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करता है। देखिए, जब हम किसी भी सिग्नल को, चाहे वो ASK सिग्नल हो, चाहे वो FSK सिग्नल हो, चाहे वो PSK सिग्नल हो, when we want to represent any type of signal in space, then first we need to find out its mathematical representation. We already discussed about mathematical equation of ASK सिग्नल, है ना। हम लोगों ने पहले ये देखा है कि किसी भी ASK सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये यहाँ पे आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज यहाँ पे कोई ST है, सिग्नल है, वो एक ASK सिग्नल है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। हम लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा है ना। कोई भी ASK सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ज़ीरो। कब? जब हमारा मैसेज सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, और किसी भी ASK सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से, इस फॉर्म से, जब हमारे मैसेज सिग्नल की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये आप जो हमारा पिछला टॉपिक था मॉड्यूलेशन ऑफ ASK, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमने ये जो ASK सिग्नल का इक्वेशन है ये कैसे जनरेट किया। बात यहाँ तक क्लियर है। इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि हम यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वो है हमारा ASK सिग्नल का इक्वेशन, है ना। ASK सिग्नल के इक्वेशन को दो फॉर्म को मिला के लिखा जाता है। एक, जब हमारे BT इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तब ये ASK सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है, और जब हमारे मैसेज सिग्नल की वैल्यू 1 है तब हमारे ASK सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। बात यहाँ तक समझ में आई। ये जो ST है ये ASK सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। इसको दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक, ज़ीरो तब जब हम मैसेज की वैल्यू को ज़ीरो कंसीडर करते हैं। सेकंड, अंडर रूट 2p cos 2π f/ct जब हम मैसेज सिग्नल की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोग सभी को। अच्छा, एक बात और, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये 2p कैसे आया। ये हम लोगों ने पिछले किसी लेक्चर में मैंने इसका डिराइव करके आप लोगों को बताया था। यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p हमारा पल्स पावर है ना। किसी भी सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सिग्नल को कोई भी सिग्नल होता है बेटा, उसका जो वाई एक्सिस होती है वो आइदर वोल्टेज के टर्म होगा, आइदर करंट के टर्म में होगा। तो अगर हमारा कोई भी सिग्नल है तो हम उसको पावर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पावर इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है, या I² R होता है ना। तो वहीं से हम बोल सकते हैं कि जो पावर होता है वो अंडर रूट 2v अंडर रूट 2i के इक्वलेंट होता है। ठीक है, या इसका जस्ट अगर मैं अपोजिट करूं तो जो वोल्टेज होता है उसको मैं अंडर रूट 2p कह सकता हूं, या करंट को अंडर रूट 2p कह सकता हूं। क्लियर बात यहाँ तक आप लोगों को। तो वहीं से जो हमारा ये एम्पलीट्यूड है इसको मैंने पावर के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ऐसा। क्लियर बात। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो हमारे ASK सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। तो कभी भी अगर हमें किसी भी सिग्नल का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आपको उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक, ओके। तो जब हम लोग इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को देख लेते हैं, तब इसको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना। हम इसके कुछ इक्वेशंस के रिप्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं। अब मैंने रिप्रेजेंटेशन को कैसे चेंज किया, मैंने यहाँ पे क्या किया कि अंडर रूट टी बी क्या होता है, बिट टाइम। क्लियर बात कि हमारी जो पल्स की जो विड्थ होती है बेटा, पल्स की विड्थ जो होती है, मतलब एक पल्स कितने टाइम इंटरवल तक 1 रहेगी, कितने टाइम इंटरवल तक 0 रहेगी, वो हमारा उसका बिट टाइम कहलाता है। क्लियर बात। तो मैंने अपने पल्स को बिट टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, हमने अपने ASK सिग्नल को बिट टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, हमने इसी इक्वेशन को के साथ में अंडर रूट 2b का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एज वेल एज अंडर रूट 2b का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो उस समय इस इक्वेशन में जो भी हमारा p है उसके साथ tb को हमने साथ में ले लिया, और जो हमारा सेकंड में जो फॉर्म है उसको मैंने ऐसा डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने कुछ नहीं किया है। हमारा जो ये वाला इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन के साथ में मैंने अंडर रूट टी बी का मल्टीप्लीकेशन किया है, एज वेल एज अंडर रूट टी बी का
को डिवाइड किया है, क्योंकि अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एक दूसरा कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जब मैंने उस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तब मैंने टीबी को इस सामने वाले पावर के साथ में कंसिडर कर लिया है, और जो सेकंड वाला जो डिनोमिनेटर का टीबी था उसको इस 2 के साथ डिवाइड में कंसिडर कर लिया। क्लियर बात। अब जो ये वाला जो बैकवर्ड जो टर्म है, जो मैंने यहाँ पे अंडर रूट 2 अपॉन टी बी कॉस 2 पाई एफ सी टी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस टर्म को बोला जाता है कैरियर फंक्शन। ठीक। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा फाई टी से। मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो हमारा बैकवर्ड जो टर्म है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैरियर फंक्शन, और इसको फाई टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने इक्वेशन को जब जियोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो मुझे किसी भी एक वेक्टर को एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बाकी सिग्नल को रिप्रेजेंट करना होता है ना। तो हम लोग अपने वेरिएबल को लेते हैं कैरियर फंक्शन, है ना। कैरियर फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम बाकी एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, पावर कितना हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपने सिग्नल को कैरियर फंक्शन के फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे अंडर रूट टी बी का मल्टीप्लीकेशन किया है, एज वेल एज अंडर रूट टी बी का डिवाइड किया है। ठीक। तो ये जो बैकवर्ड टर्म है ये हमारा कैरियर फंक्शन हो गया। क्लियर बात, ये मैंने मेंशन कर दिया है, दिस वन इज द कैरियर फंक्शन। क्लियर। ओके। अब जो भी हमारे ये जो हमारा कैरियर फंक्शन है, मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, देखिएगा। जब हमारे मैसेज सिग्नल की वैल्यू 1 होती है, ध्यान दीजिए, जब मेरे मैसेज सिग्नल की वैल्यू 1 होती है, जब मेरे मैसेज सिग्नल की वैल्यू 1 होती है तब की तब मुझे पूरा सिग्नल मिलता है। क्लियर बात। तो इस सिग्नल को मैं इस फॉर्म के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया हूँ। क्लियर बात यहाँ तक। जो बैकवर्ड टर्म है ये हमारा कैरियर फंक्शन कहलाता है, इसको मैं फाई टी कह रहा हूँ। तो जब मेरे बी टी की वैल्यू 1 है तो हमारा जो ए एस के सिग्नल है मैं डायरेक्ट उसको अंडर रूट पी अपॉन टी बी फाई टी कह सकता हूँ। उसी बात को मैंने इस स्लाइड में रिप्रेजेंट किया है, इस फर्स्ट पॉइंट में मैंने रिप्रेजेंट किया है। और जब बी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब बी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऑलरेडी हमारा ए एस के सिग्नल जीरो होता है, तो ये सेकंड लाइन में मैंने वो रिप्रेजेंट किया है। बात समझ में आई? अच्छा। अब हम इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन मतलब हम कुछ कोऑर्डिनेट लेंगे, कोऑर्डिनेट्स में हम देखेंगे कि हमारा सिग्नल कैसे लाई कर रहा है, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। ठीक है। तो हमने अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट ले लिया, एक ओरिजिन ले लिया है जीरो। ठीक है। और एक्स एक्सेस हमने ले ली है फाई टी, ये हमने एक एक्सेस कंसिडर कर लिया फाई टी। दैट मीन्स ये हमारा कैरियर फंक्शन है। ठीक है। हम अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सपोज अगर मेरी बी टी की वैल्यू जीरो होती है, बेटा ध्यान देना, अगर मेरी बी टी की वैल्यू जीरो होती है तो जो भी मेरा ए एस के सिग्नल है वो भी पूरा जीरो हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मेरी बी टी की वैल्यू जीरो होगी, ध्यान देना, जब मेरे बी टी की वैल्यू जीरो है तो मैं एस टी इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ यहाँ पे। मतलब अब मैं इसके क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, एस टी इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई फाई टी। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मतलब फाई टी का जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो के साथ अगर होगा तो जीरो ही आएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। तो मैंने बी टी की वैल्यू जब मैंने जीरो कंसीडर की है, जब मैंने बी टी की वैल्यू, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब मैंने बी टी की वैल्यू जीरो कंसीडर की है तो हमारा जो भी एम्पलीट्यूड है, हमारा जो भी स्टेट ए एस के सिग्नल है वो हमारा एग्जैक्टली जीरो होगा। तो मैंने इसको, ये हमारा ओरिजिन पे लाई करेगा। वैसे ही जब हमारा ए एस के, जब हमारे बी टी की वैल्यू वन हो रही है, अब अगर मैं बी टी की वैल्यू वन रखूंगा, बेटा ध्यान रखना, जब मेरे बी टी की वैल्यू वन होगी तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिल रहा है अंडर रूट टी बी फाई टी। मतलब फाई टी एक्सिस में कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमें, अंडर रूट पी टी बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मैंने बी टी की वैल्यू वन रखी है तो फाई टी, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल रहा है, ये जो मैंने ऊपर मेंशन किया है। दैट मीन्स फाई टी में एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है मुझे, अंडर रूट पी टी बी। तो उसी को मैं ऐसा मेंशन कर सकता हूँ कि जब मैंने वन रखा तो इसी फाई टी एक्सिस में मुझे कहीं पे अंडर रूट पी टी बी का कोई टर्म मिला। क्लियर बात है। अच्छा। अब ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है इक्विलिडियन डिस्टेंस। इक्विलिडियन डिस्टेंस। ठीक है। इसको इक्विलियन डिस्टेंस भी कुछ बुक्स में कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई डी से, ई ऑफ डी से। क्लियर बात। ये किस कंडीशन पे, जब हमने मैसेज की वैल्यू जीरो ली है तब हमारी फाई टी की वैल्यू क्या, तब हमारे ए एस के सिग्नल की वैल्यू क्या है, और जब हमने मैसेज की वैल्यू को जीरो वन पुट अप किया है तब हमारे ए एस के सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है। जब हम दोनों के बीच में जब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग ई डी कहते हैं। इक्विलियन डिस्टेंस इसको कहा जाता है, इसको ई डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है। तो ये जो हमारा आज का रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया है, यही कहा जाता है, इसे ही कहते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एस के सिग्नल और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एस के सिग्नल। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो इक्विलियन डिस्टेंस होती है या दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो ई डी इक्वल्स टू अंडर रूट पी टी बी के इक्वलेंट होती है।
ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।